हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो अब हम उसको जल्दी से फिनिश करने की ओर बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ही ली थी सारी। अब हम पढ़ेंगे कि उसमें एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, मतलब एबनॉर्मल क्या होता है। आपको पता है सॉल्यूट जो होता है या इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस, जैसे कि एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या, ये दीज ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट। अब होता क्या है, ये जो एसिड या बेस या सॉल्ट हैं, ये क्या होते हैं? एसोसिएट भी हो सकते हैं और डिसोसिएट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। मतलब जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होती है वो अलग अलग आती है। क्यों? क्योंकि एसिड, बेसिस और सॉल्ट जो होते हैं वो या तो एसोसिएट कर जाते हैं या फिर डिसोसिएट कर जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया NaCl, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्ट, ठीक है। NaCl का हमने लिया 1 मोल, वो टूट गया Na+ और Cl- में और दिया 1 मोल, ठीक है। तो हमारा जो थ्योरेटिकल था, TH मतलब थ्योरेटिकल और OBS मतलब ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। अब मान लीजिए मुझे किसी को नहीं पता कि जो NaCl है वो एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो वो क्या सोचेगा कि मैंने NaCl का 1 मोल डाला था, दैट मीन्स उसको लगेगा कि सॉल्यूशन में NaCl का क्या है, 1 मोल प्रेजेंट है। बट जिसको ये पता है कि NaCl Na+ और Cl- में टूट जाता है, वो क्या कहेगा कि नहीं, Na+ का 1 मोल है और Cl- का 1 मोल है, तो टोटल ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। तो N थ्योरेटिकल क्या है? थ्योरेटिकल मतलब वो वाला पर्सन जिसको ये नहीं पता कि NaCl टूट जाता है, और ऑब्जर्व्ड क्या हुआ कि वो सच में टूट गया, तो कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपस में बराबर नहीं आई ना। तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाता है, तो उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल वाली होती है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड वाली होती है वो आपस में नॉट इक्वल आती है, इक्वल नहीं आती, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, एक पॉइंट और याद रखिए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे N थ्योरेटिकल 1 था और यहाँ N ऑब्जर्व्ड 2 था। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन इन सेंस आई वांट टू से ये वाली चीज़ प्रूव करना चाह रही हूँ मैंने आपको बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 2 मोल है, सॉरी 1 मोल है और 2 मोल है, राइट। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हुए वो थ्योरेटिकल को इंटू 2 कर दूँ तो ये आ जाएगा। मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने नंबर को लिखा N थ्योरेटिकल इंटू 2 इज इक्वल टू N ऑब्जर्व्ड फॉर दिस केस, इस वाले केस के लिए। अब क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगा सकती हूँ। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दूँ और यहाँ पे अगर मैं
कोई कांस्टेंट लगा दूँ, लेट सपोज k लगा दिया मैंने, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज इक्वल टू k टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लिख दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे n थ्योरेटिकल की जगह क्या लिख सकती हूँ, k इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इंटू k। ये k कहाँ से आया, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो ये k से k कट जाएगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल इंटू 2 विल बी इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 2 इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। पर ये जनरल रूल नहीं है, ये सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल के लिए था कि जब n थ्योरेटिकल 1 हो और n ऑब्जर्व 2 हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। तो आई होप मैं ये समझा पाई हूँ सबको। किसी को नहीं समझ आता कुछ तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दिया करो। अब जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो बेंजीन में, यानी कि जब हम बेंजीन को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो बेंजीन में इट डाइमराइजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है तो ये डाइमराइज कर जाता है, डाइमर बना लेता है, ठीक है। तभी भी मैंने आपको बताया जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और जो थ्योरेटिकल वाली होती है वो आपस में अनइक्वल आती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जैसे उस केस में, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, वो 1 से 2 बन रहे थे तो हमने थ्योरेटिकल के साथ इंटू 2 किया, राइट। जब 1 से 2 बन रहे थे तो थ्योरेटिकल वाले के साथ हमने इंटू 2 किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम 1 से आधा बन रहे हैं तो हम थ्योरेटिकल वाले को आधे से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आधा कैसे बन रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 मोल थे, ये आप देख सकते हैं, ये 2 मोल लिख रखा है, और यहाँ पे ये क्या बन गया, इस पूरे का 1 मोल, तो 2 से 1 बना ना, यानी कि हाफ हो गया। जब वो डबल हो रहा था, मान लीजिए 1 मोल से 2 मोल हो रहा था, यानी कि डबल हो रहा था, तब तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब वो हाफ हो रहा है, यानी कि 2 से 1 हो रहा है, यानी कि हाफ हो रहा है, तो हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसी को नहीं समझ आया हो अगर तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो। और ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जो मैंने अभी ये 2 एग्जाम्पल दिए कि हाफ हो गया या 2 से मल्टीप्लाई हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। बस आपको ये याद रखना है कि एसिटिक एसिड, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ना उसमें मैं बताती हूँ आपको क्या याद रखना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो चीज़ें, जो सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं, उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है और ऑब्जर्व्ड है वो आपस में इक्वल नहीं होती, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होता है। और नंबर 3 पॉइंट, जो एसिटिक एसिड होता है वो बेंजीन में डाइमराइज कर जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है सिर्फ। अब हम पढ़ेंगे वॉन हॉफ फैक्टर। अभी तक जो मैंने बताया उनमें सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखती हैं कि एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज कर जाता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं वॉन हॉफ फैक्टर पे। वॉन हॉफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए
अगर थ्योरेटिकल वैल्यू को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू आई इज इक्वल टू CP ऑब्जर्व्ड। ये समझ आ गया? बस मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया। तो जितनी भी CP ऑब्जर्व्ड होंगी, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, उसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो I टाइम्स होगी किसकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरेटिकल वैल्यू की I टाइम्स। ठीक है, जैसे कि हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, RLVP पढ़ा था, डेल्टा TB पढ़ा था, डेल्टा TF पढ़ा था और पाई पढ़ा था। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। अब हमने इनके वैसे तो फॉर्मूले पढ़े थे, RLVP's मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। डेल्टा TB को हमने पढ़ा था KB इंटू M, राइट। पाई को हमने पढ़ा था CRT, राइट। बस इसमें हमें क्या करना है? I को मल्टीप्लाई कर देना है। पर कब मल्टीप्लाई करना है I को? जब सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा हो या डिसोसिएट हो रहा हो, सिर्फ तब हमें I को मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज कोई ऐसा सॉल्यूट है लाइक ग्लूकोज है जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए I की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। मान लीजिए कैलकुलेशन ऑफ I हम कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि AN था वो क्या बन जाता है? NA बन जाता है, राइट। AN से क्या बन रहा है? NA। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारे पास जिसको ये नहीं पता, अब थ्योरेटिकल वाला कौन सा बनता है? जिसको ये नहीं पता कि ये जो सॉल्यूट है ये डिसोसिएट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैंने इसका तो 1 मोल दिया था तो ये 1 मोल होना चाहिए। बट हमें क्या पता है कि ये तो डिसोसिएट कर जाता है जैसे NaCl कर रहा था। हालांकि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है या नहीं वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा, राइट। अब हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है कि अगर उसका 1 मोल होता तो कितना वो डिसोसिएट कर जाता, इज इक्वल, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। मान लीजिए हमने अभी तो इसका 1 मोल है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है ना, मतलब तो यहाँ पे 1 लिखा है एज्यूम करिए, और यहाँ पे क्या लिखा है? N लिखा है। ठीक है, अब आप देखिए मान लीजिए अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि जब 1 मोल सॉल्यूट था तो उसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था? अल्फ़ा। अब ये जिसने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर अच्छे से समझ रखा है सिर्फ उसी को ये समझ आएगा, आगे जिसने नहीं अच्छे से पढ़ रखा उसको ये शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो समझने में। अब जैसे 1 माइनस अल्फ़ा, ये क्या बन गया? बच गया सॉल्यूट लेफ्ट। रिएक्ट कितना करा? अल्फ़ा। रिएक्ट कितना करा? अल्फ़ा। और बचा कितना? जब अल्फ़ा रिएक्ट कर गया, 1 था उसमें से 1 में से अल्फ़ा रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फ़ा। तो यही लिखा है 1 माइनस अल्फ़ा। और अब आप देखिए कितना रिएक्ट कर गया? अल्फ़ा। और बच कितना गया? 1 माइनस अल्फ़ा। अब मान लीजिए इसके 1 से इसके n मोल्स बनते हैं, तो इसके अल्फ़ा से इसके n अल्फ़ा मोल्स बनेंगे। आई होप मैं समझा पाई हूँ ये। तो n ऑब्जर्व्ड कितना हो जाएगा? एक बार मैं दोबारा से बोलती हूँ, देखिए इसके 1 मोल था और इसके 1 मोल से इसके n मोल्स बन रहे हैं, राइट। हमने क्या कहा कि अल्फ़ा मोल रिएक्ट कर गए और तो बचे कितने? 1 माइनस अल्फ़ा मोल, ये तो बच गए। और अल्फ़ा मोल रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि तो 1, अगर 1 होता तो n बनते, अगर अल्फ़ा रिएक्ट कर रहे हैं तो n अल्फ़ा बन रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था।
तो n थियोरेटिकल, तो थियोरेटिकल वो वाला बंदा जिसको ये नहीं पता कि ये डिसोसिएट कर जाएगा, वो तो इसको 1 मोल ही लेके चल रहा है। और ऑब्जर्व्ड कितना है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, ये ऑब्जर्व्ड है। और हमने ऊपर i की वैल्यू क्या देखी थी, n ऑब्जर्व्ड अपॉन n थियोरेटिकल। तो ऑब्जर्व्ड कितनी आई, ये आई, और थियोरेटिकल कितनी आई, ये आई। इन दोनों को डिवाइड किया तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। अब एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि किसी को ये पोर्शन नहीं भी समझ आया तो वो स्किप कर सकता है ये, अगर, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह तो इसकी पूछी नहीं जाती, शायद बोर्ड्स में पूछी भी जाती हो, तो नीट में तो नहीं पूछी, नीट में तो आएगी नहीं डेरिवेशन। तो आपको ये सीधा फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1, वेयर अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड n जो होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है। n ये वाली चीज़ है ये, ठीक है, दिस इज़ n, एंड i तो हमें पता ही है वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि डिसोसिएशन के केस में जो i आ रहा है, i क्या आ रहा है, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1, मतलब हम 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी, तो i विल बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेड बाय 1 सोल्यूट मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू बताऊं आपको डिफरेंट सोल्यूट्स के लिए, तो MgCl2 के लिए, जैसे MgCl2 Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में डिसोसिएट करता है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितनी हो जाएगी n की वैल्यू, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेड बाय 1 सोल्यूट मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए अगर डिसोसिएशन इज कंप्लीट और अल्फा नॉट गिवन, मान लो ये लिख दिया कि डिसोसिएशन इज कंप्लीट, या ये आपको अल्फा कुछ के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपने अल्फा को क्या लेके चलना है, 1 लेके चलना है। अगर आप अल्फ़ा को 1 लेंगे तो जो i आता है वो किसके बराबर आता है, n के बराबर। अब i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 में अल्फ़ा को 1 रख के देखिए तो 1 से 1 कट जाएगा और i किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट की। एसोसिएशन का मतलब है जो डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, ये होता है एसोसिएशन का मतलब। मान लीजिए मेरे पास n मोल्स थे और n मोल्स से क्या हो गया, वो सारे जुड़ के 1 मोल बना लिया उन्होंने, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख दिया मैंने यहाँ, इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। n थियोरेटिकल मेरे पास मैंने क्या लिया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले ली, 1 पुट कर ली, ठीक है। तो वही 1 में से अल्फ़ा रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 1 में से अल्फ़ा बच गया। ये 1 माइनस अल्फ़ा क्या है, जितना बच रहा है, और अल्फ़ा क्या है, जितना रिएक्ट कर रहा है। और मैंने इनिशियल कितना लिया था, ए का अमाउंट 1 मोल लिया था, ठीक है। अब जब मैंने n मोल से मेरे 1 मोल बनता है, तो 1 मोल से मेरा 1/n मोल बनेगा, तो अल्फ़ा से कितना बनेगा, अल्फ़ा/n बन जाएगा। एक बार दोबारा से बोलती हूँ मैं, n मोल से मेरा बनता है 1, तो 1 से मेरा कितना बनेगा, 1/n, तो अल्फ़ा से कितना बनेगा, अल्फ़ा/n। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। तो n ऑब्जर्व्ड कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे
तो ये आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी n ऑब्जर्व्ड बाय n थियोरेटिकल से 1 माइनस अल्फा 1 में से 1/n। आई होप ये समझ आया है। नहीं समझ आया तो कमेंट्स में बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगी। और वैसे आपको नीट के लिए आपको यही याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है सिंपल, i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 में से 1/n। अब यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है, अगर तो वो डाइमर बन रहा है तो n की वैल्यू 2 हो जाती है, अगर वो ट्राइमर बन रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। जैसे डिसोसिएशन में हमने पढ़ा ना, डिसोसिएशन में क्या था n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेड बाय वन सोल्यूट मॉलिक्यूल। यहाँ पे n क्या है, मान लो डाइमर बन रहा है तो n2 हो जाएगा, ट्राइमर बन रहा है तो n3 हो जाएगा। तो अब हम एक बार ना कंक्लूड कर लेते हैं नटशेल में कि सोल्यूट था वो डिसोसिएट भी हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है, और वो नॉर्मल भी रह सकता है, ना कोई डिसोसिएशन शो करे ना कोई एसोसिएशन। ठीक है, जब वो डिसोसिएट हो जाएगा तो जो n ऑब्जर्व्ड होगा इट विल बी ग्रेटर देन n थियोरेटिकल। इसमें i की वैल्यू आती है ये, इसमें i 1 से बड़ा आता है, और इसके एग्जाम्पल हैं NaCl और KNO3। एसोसिएशन के केस में n ऑब्जर्व्ड और n थियोरेटिकल में n थियोरेटिकल ज़्यादा बड़ा होता है। i की वैल्यू आती है ये, i इज़ लेस देन 1, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो के फिर i आ रहा है। ठीक है, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो लेस देन 1 ही आएगा। इसके एग्जाम्पल में एसिडिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ये जो होते हैं वो एसोसिएट कर जाते हैं। नॉर्मल का मतलब है n ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू n थियोरेटिकल, और इसके लिए i की वैल्यू होती है 1, और इसके एग्जाम्पल में ग्लूकोज, यूरिया एंड शुगर। अब जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एम्स 2001 का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन जो है ये आपको बहुत कुछ समझा के जाएगा। कोई थोड़ा सा कंसेप्ट जो आपको पहले नहीं पता होगा वो अब समझ आ जाएगा। और आपको एक गलती भी पता चलेगी जो अक्सर जो मैंने भी नहीं बताई पढ़ाते वक्त, वो अब आपको पता चल जाएगी। 1 मोल NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 2 मोल वाटर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज एज्यूम अल्फा टू बी 1। और अगर नहीं भी दे रखा होता अल्फा को कुछ के बारे में कुछ भी, तो हम 1 ही लेके चलते। ठीक है, हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू I इंटू XB। ये अभी हमने लिखा, अभी हमने जस्ट ऊपर ये पढ़ा था, यहाँ ये, पर ये जो नोशन लिखने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, इससे हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि I को हमें मल्टीप्लाई करना है XB से, यानी कि हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, I को हमें मल्टीप्लाई करना है XB यानी कि NB अपॉन Na प्लस NB। ये इंटरप्रेट करेंगे हम, बट हमें करना क्या चाहिए इंटरप्रेट, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, I इंटू NB प्लस Na अपॉन में I इंटू NB, डिनोमिनेटर में भी I आएगा। तो ये वाला तरीका लिखने का गलत है। सिर्फ यही दिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया यहाँ, कि जब आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे और आपको एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस दिया जाए जिसमें आपको I को भी यूज़ करना हो, तो आपने I को डिनोमिनेटर में भी लिखना है। अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में I नहीं लिखेंगे वरना, और हमारे से गलती हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे I भी लिखना है।
तो जब आप इसको सिंपल पुट करेंगे आई की वैल्यू 2 रख के, क्योंकि NaCl इज़ अ डिसोसिएशन वाला केस है और अल्फ़ा 1 है, तो N विल बी इक्वल टू I, और N क्या है इसका 2, तो I क्या आ जाएगा 2, और N भी कितना दे रखा है 1 मोल, Na कितना दे रखा है 2 मोल। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम वॉन्ट हॉफ फैक्टर एज Hg2Cl2। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि Hg2Cl2 डिसोसिएट कैसे होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी अल्फ़ा को 1 एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, और हमें पता है जब अल्फ़ा 1 के बराबर होता है तो N जो होता है वो I के बराबर होता है, N जो होता है वो I के बराबर होता है, और N क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय 1 सोल्यूट मॉलिक्यूल। ये ऐसे डिसोसिएट कर रहा है तो ये कितने आयंस दे रहा है 1 and 2, तो ये 3 आयंस दे रहा है, तो N इज इक्वल टू 3, सो I विल बी इक्वल टू 3। अब आप देख लो किस इन सब में I की वैल्यू 3 किस में आ रही है, तो अगर आप देखोगे तो I की वैल्यू इस वाले ऑप्शन में 3 आ रही है। इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो 1 के बराबर है। अब एक और क्वेश्चन है AIPMT 1999 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशंस इज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक होने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना पड़ता है, और अगर मैं लिखूं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना पड़ता है तो I1C1RT इज इक्वल टू I2C2RT, RT से RT कट गया तो I1C1 शुड बी इक्वल टू I2C2। अब आप देख लीजिए कि किस, अब आपको क्या करना है, हर एक का I कैलकुलेट करना है पहले तो। अब हमें अल्फ़ा तो दिया नहीं है, तो I विल बी इक्वल टू N, I किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। तो आप सिंपली जैसे K2SO4 के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, KCl के लिए कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो आप इसको जब I को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे और I2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि किसकी वैल्यू सेम आ रही है। जिसकी भी वैल्यू सेम आएगी वो आंसर हो जाएगा। जैसे सेकंड ऑप्शन इज़ द आंसर, तो मैं सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। 0.1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो किसके बराबर आ रहा है, 0.15 इंटू 2 के। अगर मैं 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0.15 इंटू 2, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ये भी 0.3 बन रहा है, ये भी 0.3 बन रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी फेमस, ये 2 एग्जाम्स में पूछा गया, IIT JEE 2003 एंड एम्स 2005 में, और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट। व्हेन सॉलिड HgI2 इज स्लोली एडेड इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेल्टा TF भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स? बिल्कुल लिख सकती हूँ, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हेन सॉलिड HgI2 इज स्लोली एडेड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। हमने KI का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें धीरे धीरे HgI2 को ऐड करने लग गए। तो होता क्या है, अगर तो मतलब ये दोनों रिएक्ट करके आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं, राइट। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है
अगर मैं इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखूं जिसमें ये टूटेगा और अगर मैं इनको इंडिविजुअली देखूं जिसमें ये टूटेंगे, तो ये देखिए ये 2k प्लस 2i माइनस और ये Hg 2+ और 2i माइनस, यानी कि टोटल कितने हो गए 2 2 1 2, तो 2 2 1 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ ये कितने में टूट रहा है 3 आयंस में। और हमें पता है कि डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब 7 से 3 हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। 7 से 3 हो रहे हैं ना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो मतलब डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम हो रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट भी में डिप्रेशन भी कम होगा, और अगर डिप्रेशन कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। आई होप इन दोनों में रिलेशन सबको पता है। मान लीजिए डिप्रेशन, मान लो मैं 0 डिग्री पे हूँ इनिशियली, ठीक है, मैंने बोला डिप्रेशन है 2 डिग्री और एक में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 3 डिग्री। तो इस वाले केस में जब मैं 2 डिग्री में हूँ तो मेरा फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा -2, और इस वाले केस में जब मैं 3 डिग्री में हूँ तो मेरा फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा -3। तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था 2 और 3। जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा यानी कि 2 से 3 हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, -2 से -3 हो जाएगा। ये समझ आ रही है बात सबको? जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 से 3 हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट -2 से -3 हुआ, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ये मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हाँ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि कम हो रहा था तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस। या आपको ये याद रखना है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वो कम हो रहा है तो वो बढ़ेगा। अब 2 सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करने वाले हैं। ये मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किए कि किसी को नहीं समझ आ रहा डायरेक्ट फार्मूला में कैसे रखना है तो वो समझ लें इस क्वेश्चन से। फाइंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर of Al2SO4 whole thrice if degree of ionization is 80 डिग्री। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कह लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह लो, एक ही बात है। आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे दी है 80/100, आपको n पता है, कैसे निकालते हैं डिसोसिएशन के केस में 3 + 2 करके 5 आ जाएगा, और हमें आई पूछा है तो हम इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ CH3COOH इन बेंजीन। मैंने बताया था एसिटिक एसिड इन बेंजीन जो होता है वो एसोसिएट कर जाता है इफ़ इट डाइमराइजेज टू एन एक्सटेंट ऑफ 90 डिग्री इन इट। तो हमें पता है एसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला यूज़ होना है। अल्फ़ा हमें दे रखा है 9/10 और हमें पता है डाइमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.55। अब एक क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट A मोलर मास ऑफ A करस्पॉन्ड्स टू A3 एज्यूमिंग कंप्लीट एसोसिएशन I इज इक्वल टू। तो हमें पता है एसोसिएशन का केस है, सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर हमें पता है कंप्लीट एसोसिएशन है तो अल्फ़ा जो होगा वो 100% होगा, दैट मीन्स 1 के बराबर होगा। अब हमें पता है मोलर मास जो ऑफ A करस्पॉन्ड्स टू A3, दैट मीन्स वो क्या बना रहा है ट्राइमर। ट्राइमर के केस में n की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो I का आ जाएगा हमारे पास 1/3। सॉल्व करके I क्या आ जाएगा 1/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा नहीं दे रखा, दैट मीन्स अल्फ़ा को हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। और जब अल्फ़ा 1 होता है तो आई किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो जो n की वैल्यू होगी वही आई की भी वैल्यू होगी, ठीक है। ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू 1 होती है तो आई की वैल्यू भी 1 होगी। NaCl के लिए n की वैल्यू 2 होती है तो आई की वैल्यू भी 2 होगी। Al2SO4 होल थ्राइस के लिए n की वैल्यू 5 होती है तो आई की वैल्यू भी 5 होगी। इसके लिए n की वैल्यू 3 है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी आई की वैल्यू। अभी हमें क्या दे रखा है, ये क्या है, C कंसंट्रेशंस। तो I इंटू सी करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब I को जब हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू सी। हमें पता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इक्वल टू ICRT, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I इंटू सी के। अब आपको जो एक चीज़ याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अब ये आंसर तो आप निकाल लोगे अब यहाँ तक। अब ये जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा होता, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बजाय बॉइलिंग पॉइंट दे रखा होता मान लो, तो आप क्या करते, तो आपका आंसर सेम रहता, जैसा जो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आंसर निकाला वो आंसर सेम रहता, ठीक है। बट अगर आपसे ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर पूछ लिया होता ना, तो जो आपका अब आंसर आ रहा है ना ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, उसका अपोजिट आंसर आता आपका फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के लिए। वाई, ऐसा क्यों होता, क्योंकि जो हम फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर पढ़ते हैं ना, उसमें हम डिप्रेशन पढ़ते हैं, एग्जैक्ट नहीं पढ़ते, डिप्रेशन पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अपोजिट होगा। यही बात यहाँ पे ये लिख रखी है और एग्जैक्ट ऑर्डर लिख रखा है। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है। किसी को नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और पता चल जाए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है 20 moles of A of liquid A are mixed with 20 moles of liquid B to form an ideal binary solution. Calculate moles of A in liquid state when the solution half the solution has vaporized. तो आपको इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला क्या याद रखना है, या एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन हाफ ऑफ सॉल्यूशन इज वेपराइज्ड। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो कि व्हेन हाफ द सॉल्यूशन हैज़ वेपराइज्ड, तो आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखना है, अंडर रूट P0 A P0 B। इस क्वेश्चन में आपको P0 A और P0 B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, एंड P0 B की कितनी दे रखी है, 121। तो आपने ये पुट किया तो आंसर आ गया आपका, PS का आंसर क्या आ गया, 110 टॉर। फिर आपको पता है PS कितना आया आपका निकल के, 110। P0 A XA प्लस P0 B XB सिंपल लगाया हमने, रॉल्ट लॉ लगाया सीधा। अब हमें पता है कि हाफ द सॉल्यूशन हैज़ वेपराइज्ड। 20 मोल A के थे, 20 मोल B के थे, टोटल कितने हो गए, 40 मोल। 40 में से 20 मोल उड़ गए वेपर बन के, तो बचे कितने, 20 मोल। तो मोल कितने बचे, टोटल 20, जिसमें से हमने A के कितने मान लिए, X, तो B के कितने आ जाएंगे, 20 माइनस X। तो बस ये आपने पुट किया तो X की वैल्यू आपकी आ जाएगी 220/21। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये याद रखना था कि अगर हमें कभी दे रखा हो कि व्हेन हाफ द सॉल्यूशन हैज़ वेपराइज्ड, तो PS की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट स्क्वायर अंडर रूट P0 A P0
बी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वंस। बाय बाय।